आर्थिक भूगोल के बारे में कल आपको बताए थे, आर्थिक भूगोल और आर्थिक भूगोल की परिभाषा। परिभाषा में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने जो परिभाषाएं दी थी उनके बारे में हम आपको बताए थे कि आप उसको नोट भी कर लीजिएगा और वो परिभाषा याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में वो परिभाषाएं आती हैं। आर्थिक भूगोल क्या है या उनकी परिभाषा क्या है, या किसी विद्वान का आपका छोटे क्वेश्चन में, बड़े क्वेश्चन में। आर्थिक भूगोल की परिभाषा हो गई। उसमें अब क्या है, आर्थिक भूगोल की प्रकृति। आर्थिक भूगोल की प्रकृति क्या है, या आर्थिक भूगोल का नेचर क्या है, आर्थिक भूगोल का स्वभाव क्या है। किसी चीज को अपने ढंग से प्रदर्शित करना, जैसे जो आर्थिक भूगोल है, मानव भूगोल है, भौतिक भूगोल है। आपको बताए ना, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, भूगोल की दो शाखाएं हैं। तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल दो शाखाएं हो गई। फिर मानव भूगोल की एक शाखा है ये आर्थिक भूगोल। मानव भूगोल की कई शाखाएं हैं, विपणन भूगोल, कृषि भूगोल, परिवहन भूगोल, उद्योग, जनसंख्या, ये सारी चीजें मानव भूगोल की। तो उसकी एक शाखा क्या है, आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल जो है उसकी प्रकृति में क्या होगा कि जिस चीजों से आप किसी चीज का व्यवसाय कर सकते हैं, या किसी क्रियाकलाप को बढ़ावा दे सकते हैं, या किसी कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं, वो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आता है। कि आप किसी उद्योग को करना चाह रहे हैं, या किसी भूदृश्य की विवेचना करना चाह रहे हैं, किसी आर्थिक क्रियाओं का प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, तो वो आप किसी क्षेत्रीय विभिन्नता के आधार पे, या किसी भूदृश्य के आधार पे, या किसी स्थानिक वितरण के आधार पे ही हम उसको दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। तो जब किसी क्षेत्रीय विभिन्नता के आधार पे किसी चीज को हम दिखाएंगे, किसी आर्थिक क्रियाकलाप को दिखाएंगे, तो उसमें अगर हम किसी व्यापार के बारे में ले लें कि हमको कोई व्यापार करना है या कोई उद्योग धंधा स्थापित करना है, तो उद्योग धंधों की स्थापना जो हम करेंगे, अगर किसी उद्योग धंधे की स्थापना हम करेंगे, तो वहां पे अगर हम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना जहां करेंगे, वहां हम ऊनी वस्त्र की स्थापना नहीं कर सकते हैं। या अगर हम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना जिस क्षेत्र में, जिस स्थान पे हम करेंगे, वहां पे हम सीमेंट का उद्योग नहीं लगा सकते हैं। या जहां हम सीमेंट उद्योग की स्थापना करेंगे, वहां हम कृषि नहीं कर सकते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग स्थानों पे हम अलग अलग प्रकार के वातावरण के अनुसार, या वहाँ की मिट्टी और जलवायु के अनुसार, वहाँ का जो परिवेश है उसके अनुसार हम किसी उद्योग की स्थापना कर सकते हैं। अगर हमें कृषि करना है और हम कृषि के लिए एक स्थान का चयन करते हैं कि हम यहाँ पे धान की बुआई करेंगे, हम यहाँ पे धान लगाएंगे, धान का बड़ा कृषि करके और धान का हम बड़ा व्यापार करेंगे। तो अगर उद्योग धंधे के आधार पे हम वहाँ धान लगाएंगे, फसल को लगाएंगे, तो वहाँ की मिट्टी पहले हमें देखनी होगी कि वहाँ की मिट्टी धान के अनुकूल है कि नहीं है। दूसरी चीज, अगर धान के अनुकूल वहाँ की मिट्टी है, तो वो वहाँ पे वो सुविधाएं हैं कि नहीं है। जैसे हमें श्रमिक की आवश्यकता पड़ेगी धान की रुपाई के लिए, कटाई के लिए, उसकी निराई गुड़ाई के लिए, तो वहाँ पे सस्ते श्रमिक भी हमें चाहिए। दूसरी चीज है कि धान की फसल में अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो अगर हम धान की फसल जो है उसको लगा रहे हैं, वहाँ पानी की सुविधा नहीं है, तो ऐसे ही अगर हम किसी उद्योग की स्थापना करते हैं, तो हमें कोई ना कोई वहाँ का वातावरण और वहाँ की जलवायु, वहाँ की व्यवस्था को देखने के आधार पे ही हम वहाँ पे किसी चीज की स्थापना कर सकते हैं, या किसी उद्योग धंधों को लगा सकते हैं। किसी उद्योग की स्थापना करने से पहले इन सारी चीजों को हमें देखना पड़ेगा। मानव के जो आर्थिक कार्य हैं, जैसे कृषि है, वन उपयोग है, खनन है, उद्योग धंधे हैं, परिवहन एवं व्यापार है, ये सभी चीजें वातावरण से ही निर्धारित होती हैं। जो भी मानव के कार्य हैं वो किस पे आधारित है, वातावरण पे आधारित है। मानव के इन आर्थिक कार्यकलापों को प्रभावित करने वाले तत्व, जो मानव के ये आर्थिक क्रियाकलाप है जिससे आर्थिक आवश्यकताएं पूरी होंगी, वो कृषि, वन उपयोग, खनन, उद्योग धंधे, परिवहन, व्यापार, ये सारी चीजें हैं। लेकिन मानव के इन आर्थिक क्रियाकलापों को क्या प्रभावित करता है? प्रभावित करने के लिए कोई चीजें होंगी ना जो उनको प्रभावित करेंगी। उन तत्वों को आपको जानना चाहिए कि हाँ, अगर हम खनन करने वाले हैं, या कृषि करेंगे, या वन लगाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, उद्योग करेंगे, व्यापार करेंगे, तो उसमें हमको किन तत्वों की आवश्यकता होती है। ये जैसे प्राकृतिक तत्व, जैवीय एवं मानवीय क्रियाओं की स्वभावतः स्थानिक एवं प्रादेशिक विभिन्नताएं जो होती हैं, वो इन तत्वों की प्रक्रियाओं के अंतर संबंध को और प्रत्येक स्थानों को भिन्न भिन्न प्रकार से जोड़े रखती है। जो प्राकृतिक और जैवीय और मानवीय प्रक्रियाएं हैं, कि जो प्रकृति एक है कि नेचर के अनुसार, जैसे इस समय
आपके यहाँ धान की कटाई या लगभग धान पकने वाला है, फसल धान की कटाई होगी। जब धान की कटाई होगी उसके बाद गेहूं की बुआई होगी। तो अगर ये हम प्रकृति के अनुसार ही इसको कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम गेहूं की जगह फिर से हम खेत को जुताई करके और हम धान की रोपाई कर दें, ऐसा नहीं हो सकता है। और जैवीय जो होती हैं, जो दैविक आपदाएं होती हैं, जैवीय जो होती हैं, वो आपदाएं क्या है कि अगर आप धान की फसल आपकी अच्छी हो गई, अगर बारिश हो गई अचानक से, तो वो फसल खराब हो जाएगी, वो आप नहीं रोक सकते हैं। और जो मानवीय प्रतिक्रिया होती है, जो मानव की प्रक्रियाएं होती हैं, वो क्या है कि जिस सीजन में, जैसे अभी गेहूं की बुआई है, तो अगर आप अभी नहीं बोएंगे, 2 महीने 4 महीने बाद बोएंगे कि आप चलो ठीक है हम अभी नवंबर दिसंबर में गेहूं की बुआई ना करके हम जनवरी फरवरी में बोएंगे, तो वो फसल अच्छी नहीं हो सकती है। तो मानव की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो समय के अनुकूल होनी चाहिए। अगर प्रतिकूल हो गई तो वो क्रियाएं अच्छी नहीं हो सकती हैं। आगे क्या है कि मानव के जीविकोपार्जन की विभिन्न विधियों का प्राकृतिक परिस्थितियों के साथ उनके परिवर्तित संबंधों के संदर्भ में अध्ययन करना आर्थिक भूगोल की प्रकृति है। मानव के जीविकोपार्जन की विभिन्न विधियों का प्राकृतिक परिस्थितियों के साथ उनके परिवर्तित संबंधों के संदर्भ में अध्ययन करना आर्थिक भूगोल का प्रकृति है। कि मानव की जो जीविकोपार्जन की विभिन्न विधियां हैं, जीवन जीने की विभिन्न विधियां हैं। ऐसा नहीं कि सभी व्यक्ति कृषि में लगे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। सभी व्यक्ति उद्योग करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। सभी व्यक्ति व्यापार करेंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता। सभी, अगर एक व्यक्ति कृषि करता है तो दूसरा व्यक्ति जो उद्योग धंधों की स्थापना करता है। तीसरा व्यक्ति, जैसे जरूरी नहीं कि हम गेहूं बो रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति भी गेहूं ही बो, या पूरे गांव वाले ही गेहूं बो के उसी पे निर्भर हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। मानव की जो जीविकोपार्जन की क्रियाएं हैं वो विभिन्न विधियों की हैं। मानव के जीविकोपार्जन की विभिन्न विधियां हैं, जिन विधियों से मनुष्य अपना जीवन जी रहा है या जीविकोपार्जन को निर्धारित किया हुआ है कि हम किस तरह से जीना है। हर व्यक्ति खा रहा है और हर व्यक्ति जी रहा है, चाहे बड़े उद्योग वाले हों, चाहे छोटे उद्योग वाले हों, चाहे व्यापार वाले हों, चाहे कृषि वाले हों, सब लोग अपने अपने जीविकोपार्जन पर निर्धारित हैं कि हमको ये इस तरह से अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाना है। तो भूगोल की प्रकृति क्या है कि मनुष्य का जो आधारभूत आवश्यकता है और जो उसकी विभिन्न आवश्यकताएं हैं या उनकी परिस्थितियां हैं, उनके आधार पर ही वो उनका प्रकृति निर्भर करता है। आर्थिक भूगोल के द्वारा किसी देश के प्राकृतिक संसाधनों और मानवीय संसाधनों का सरलता पूर्वक मूल्यांकन हो सकता है, जिससे देश के प्रादेशिक विकास एवं नियोजन को सुदृढ़ आधार मिलता है। कोई देश जो है वो आर्थिक रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है कि मानवीय संसाधनों पर निर्भर है। कुछ देश ऐसे हैं जहां आर्थिक संसाधन कम है, प्राकृतिक संसाधन कम है और मानवीय संसाधन अधिक है। मनुष्य हैं, कार्य करने की क्षमता अधिक है, लेकिन उनके पास प्राकृतिक संसाधन नहीं है। अगर प्राकृतिक संसाधन नहीं है तो उनको दूसरे देश से वो चीजें मंगवानी पड़ेगी, दूसरी जगह से लेनी पड़ेगी। अगर हमारे यहाँ गेहूं नहीं हो रहा है, या हमारे यहाँ चावल नहीं हो रहा, या हमारे यहाँ गन्ने की फसल नहीं हो, हमारे यहाँ सोना नहीं हो रहा, कोयला नहीं हो रहा, तो इसका प्रबंध हमें कहीं न कहीं से करना पड़ेगा। वो मानवीय संसाधन के अंतर्गत नहीं आएगा कि हम मनुष्य के द्वारा कोयला उत्पादन कर सकते हैं या हम मनुष्य के द्वारा सोने का उत्पादन कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। हमको दूसरे देश से मदद लेना पड़ेगा, दूसरे जगह से मदद लेना पड़ेगा कि हमको ये प्राकृतिक संसाधन मिले और फिर हम उसका मानव का उपयोग करें या मनुष्य के द्वारा उसको फिर हम जिस कार्य में लगाना है उसमें लगाएं। आर्थिक भूगोल के अध्ययन से हम 3 बातें निर्धारित होती हैं। पहला क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन एवं मात्राकरण। कि जो प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन है, हम किसी प्रदेश व क्षेत्र की स्थिति, उसकी जलवायु, उसमें सूर्य से मिलने वाली सौर ऊर्जा साधन के रूप में उसका प्रयोग सम्मिलित करें। स्थलाकृतियों पर पाई जाने वाली बस्तियों, मार्ग, कारखाने, बहुत सारी सुविधाएं, मिट्टी, गुण, जिसके द्वारा हम खेती करते हैं, फसल उगाते हैं, बागवानी करते हैं, इनका उत्पादन, या वनस्पति जगत से जंतु जगत का भोजन उत्पन्न होना, और जलीय संसाधन, फसलों की सिंचाई, जल विद्युत बनना या मत्स्य उत्पादन, नौ परिवहन, समुद्री व्यापार, ये जलीय संसाधन है। ये वनस्पति एवं पशु संसाधन, खनिज संसाधन, उपभोग एवं विदोहन का अध्ययन, ये सारी चीज हम किससे करते हैं? प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर हम इसका मूल्यांकन करते हैं। दूसरा आता है
मानवीय संसाधन, मानवीय संसाधन में क्या है, सबसे पहली तो जनसंख्या है मानवीय संसाधन में। तो जनसंख्या घनत्व है कि पर किलोमीटर पे कितने व्यक्ति निवास करते हैं, या इस देश की जनसंख्या इतनी है और इस देश का क्षेत्रफल इतना है, उसके आधार पर घनत्व जो निर्धारित किया जाता है। और उसका वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, वितरण, जनसंख्या की विशेषताएं, पुरुष और स्त्री का अनुपात, आयु वर्ग कि किस वर्ग के, किस लेवल के बच्चे वहाँ हैं, या पुरुष अधिक हैं, या वह प्रौढ़ अधिक हैं कि वृद्ध अधिक हैं कि बच्चे अधिक हैं, इसका अनुपात, स्त्री और पुरुष का अनुपात आयु वर्ग के आधार पर। साक्षरता, स्थानांतरण की एक जगह से दूसरे जगह, अगर कहीं रोजगार नहीं है, किसी कृषि की सुविधा नहीं है, या आपकी आवश्यक आवश्यकताएं रोटी कपड़ा और मकान जो आपकी प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, अगर वो कहीं नहीं पूरी होती तो आप एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण करते हैं। लोग गांव से शहर की तरफ भागना उनका क्या है, स्थानांतरण जो हो क्या है, अपनी आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करना, एक जगह से दूसरे जगह अपने उद्योग के लिए, व्यापार के लिए आना और जाना, ये सारी चीजें जो है वो उनकी प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, जिसको पूरा करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण करता है। सामाजिक संगठन, इन सब का अध्ययन भी हमें आर्थिक भूगोल के अंतर्गत ही प्राप्त होता है। तीसरा है आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत हम क्षेत्रीय वितरण, अवस्थिति, विशेषताएं, वर्गीकरण, उद्देश्य, आर्थिक संसाधनों का विकास, विदोहन, संरक्षण, भावी योजनाओं आदि का अध्ययन करते हैं। ये भी आर्थिक भूगोल के अंतर्गत ही है। तो आर्थिक भूगोल की ये प्रकृति है। आर्थिक भूगोल का जो क्षेत्र है वो अगले क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे।